नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो सफलता सीरीज देख रहे थे, आज हम सफलता सीरीज में क्लास नंबर 12 को देखेंगे। इससे पहले 11 क्लास हो चुकी है, साथ ही जो भी बच्चे पीडीएफ खरीदे हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि देख समझ रहे होंगे और पढ़ने के बाद रिवीजन करके अपने जेहन में चीज़ों को उतार रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं। कंटेंट अवेलेबल की बात करें तो एसएससी के विभिन्न एग्जाम, चाहे आप आज से तैयारी कर रहे हो या फिर बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, सबका इलाज है हमारे पास। इसके अलावा रेलवे का कोई सा भी एग्जाम देना हो, साइंस की एक अच्छी समझ के लिए परीक्षा दर्पण स्पेशल है रेलवे के लिए। इनके अलावा दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना है, इनकी भी है। बिहार पुलिस दरोगा, यूँ कहे कि बिहार में कोई सा भी एग्जाम टीचर को छोड़ के, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। कंटेंट लेके एक छोटा सा फी अदा करके अपने जर्नी को काफ़ी सरल बना सकते हैं। हम वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगी और हमारा कंटेंट रिजल्ट दिलाएगा, दिलाता आ रहा है और दिलाता रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हम तो ये भी कह दे रहे हैं कि किसी की पेड क्लास चाहे कितना भी 1299 का ही क्यों ना हो, हमारे इस फ्री क्लास के जैसा कंटेंट आपको नहीं पढ़ाएगा। ये बात 100% अटल सत्य है। ये कोई मैं बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ यार, भर दिन मेहनत करके पढ़ाता हूँ भाई, है ना। नहीं तो रोज़ वीडियो नहीं आ जाती, 10-15 घंटे रिसर्च करता हूँ तब जाके कहीं एक क्वेश्चन सेटअप कर पाता हूँ कि भाई ऐसा रखना चाहिए, आपके एग्जाम में आएगी, और होता भी वैसा ही है। ठीक है, इसकी महत्व शायद आप लोग नहीं समझे, आप लोग एक्चुअली मुझे समझ ही नहीं पाए, है ना। मुझे भी वो हल्के में ले लिए, तो ठीक है, जैसा ही है। जो भी बच्चे पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, मैं दुनिया को पढ़ाने भी आया हूँ और मेरा कंटेंट सबको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये एक इमेज है, इसमें बहुत कुछ बयां कर रहा है। ये इमेज ज़िंदगी जीना सिखा रहा है। ये मैंने टेलीग्राम पर भी सेंड किया था, एक्चुअली मुझे भी कोई सेंड किया था तो मैंने भी आपके साथ साझा किया है। ठीक है, सबके साथ फिट होना बंद कीजिए सबसे पहले, है ना। सबके साथ फिट होना बंद कर दीजिए, है ना। खुद पे ध्यान केंद्रित कीजिए, तो ये सबसे बढ़िया प्रैक्टिस है अपने आप को निखारने का, है ना। बाद में क्या आप लोग समझदार हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्यूज फॉर्मेट में कुछ प्रश्न देखेंगे, यानी 25। इसके बाद हम मेन क्लास स्टार्ट करेंगे। चीन के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है सर? चीन के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। चीन के साथ जिन जिन राज्यों या यूटी का सीमा लगती है ना, वही राज्य आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का जो है हिस्सा रहा था। ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये भैया चीन के साथ है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। एक यूटी है और 4 गो राज्य है। ठीक है, चाइना की बात करें तो यहाँ की भाषा है मंदारिन, और चाइना की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म के। यहाँ की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यांगटीसी क्यांग होता है ना, जो एशिया की सबसे लंबी नदी भी है। और दक्षिणी चीन सागर दुनिया में सबसे बड़ी समुद्र है। हेनसांग दक्षिण भारत की यात्रा किस चोल शासक के काल में किए थे? हेनसांग सबसे पहले चाइनीज यात्री थे जो आपका हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। लेकिन ये यहाँ पे पार्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस चोल शासक के काल में दक्षिण भारत की यात्रा करे थे, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में करे थे। इनके अलावा अथर्ववेद को कुल कितने खंड या संग्रह में विभाजित किया गया है या संकलित किए गए हैं? तो ये 20 है। अथर्ववेद के 20 खंड है, 20 जो है आपका, है ना, संग्रह है, 20 खंड संग्रह में संकलित है। पारुल चौधरी जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया किस खेल से संबंधित है? तो ये महिला रनर है, धावक है ना, दौड़ती है पारुल चौधरी, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार की पकड़ मजबूत नहीं होती? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें जो है निजी क्षेत्र या फिर जो भी पूंजीपति लोग होते हैं उनकी पकड़ ज़्यादा होती है, न कि सरकार की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था आपको अमेरिका इत्यादि में देखने को मिलेगा। फिर मैंने एक अर्थव्यवस्था का प्रकार समाजवादी बताया था, इसमें सरकार की ज़्यादा पकड़ रहती है। एक आपका जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था बताया था, इसमें सरकार और जो आपका पूंजीपति है दोनों की मिली जुली पकड़ रहती है। ठीक है, इल्बर्ट विधेयक कब लाया गया था? यह एक विवादास्पद विधेयक था, यह आपका 1883 में आया था। लगे हाथ बर्नाकुलर एक्ट 1878 में आया था। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 में आया था। ये कुछ एक क्वेश्चन है जो एवरग्रीन है, कभी भी पुराने होने
होने वाले नहीं हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 तमिलनाडु के कितने शहर में? 4 गो शहर हुआ था। शहर का नाम याद रखना बहुत जरूरी है ना। चेन्नई, त्रिची, कमतूर, मदुरई। कितने खेल शामिल थे? 26 खेल शामिल थे। कौन यहाँ पे विजेता रहा था? महाराष्ट्र। यहाँ का जो शुभंकर था यानी मस्कट था, क्या रखा गया था? बेलू नचियार। इनके अलावा मेट्रोकंड्रिया में पाए जाने वाले राइबोसोम कितने एस प्रकार की होती है? तो जो मेट्रोकंड्रिया, वैसे मेट्रोकंड्रिया यूकैरियोटिक सेल की विशेषता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक में पाए ही नहीं जाते। इसे कोशिका की पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है मेटोकॉन्ड्रिया को। लेकिन जो मेटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम की अंश पाई जाती है वो 70S वाली पाई जाती है, और 70S वाली राइबोसोम जो है सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या क्या बताया यहाँ पे? नहीं समझे? आइए समझाता हूँ। मेटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यह सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाएंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। अब मैंने कहा कि भाई यूकैरियोटिक कोशिका में जो आपका राइबोसोम पाए जाते हैं ये 80S प्रकार के पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम जो पाए जाते हैं ये 70S प्रकार के पाए जाते हैं। लेकिन मेटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम के अंश पाए जाते हैं जो 70S प्रकार के होते हैं, न कि 80S प्रकार का। ये बताना चाह रहा था, है ना। मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तान के उत्सव के रूप में जानते हैं, कहाँ पर होता है? ये जैसलमेर के अंदर होता है। जैसलमेर कहाँ पे रहेगा? अपना राजस्थान के अंदर रहेगा। दोपहर का नाश्ता हम जैसलमेर में करेंगे और रात का खाना हम दिल्ली में करेंगे। बॉर्डर पिक्चर आपने देखा होगा। जुआरी नदी के मुहाने पे कौन से बंदरगाह स्थित है? ये मर्मागोवा बंदरगाह है। ये कहाँ पे रहेगा? गोवा के अंदर रहेगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन ओर का जो हम निर्यात करते हैं इंडिया से, सबसे ज़्यादा इसी बंदरगाह से भेजते हैं। 200 बाहर गाँव देश जो है भेजते हैं। क्या पे भैया? लौह अयस्क को। भारत में दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितने बैंकों का करा गया था? तो 6 बैंकों का। ईस्वी का नाम क्या था? 1980। पहली बार कब हुआ था? 1969, है ना। दोनों में PM कौन थी? इंदिरा गांधी जी, है ना। पहले बार में 14 बैंकों का हुआ था, दूसरे बार में 6 बैंकों का हुआ था। किस मुगल बादशाह का उपनाम बहादुर शाह प्रथम था? मोहम्मद मुअज्जम इनका उपनाम था बहादुर शाह प्रथम। मुगल बादशाह में कई सारे बादशाह का अलग अलग नाम हुआ करा। इनके अलावा व्यय विधि से GNP की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता? तो मूल्यह्रास व्यय को शामिल नहीं किया जाता है जब व्यय विधि से आप GNP की गणना करेंगे, है ना। इनके अलावा उमा शर्मा का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? तो ये कथक से है, इन्हें ध्यान रखेंगे। इलाहाबाद की संधि 1765 में करने वाले अंग्रेज कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। ये क्वेश्चन इसलिए आपके एग्जाम में आता है क्योंकि आपको पता होगा कि जब 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, है ना। 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल बादशाह, इन तीनों की संयुक्त सेना उधर से हेक्टर मुनरो से लड़ाई किए थे। तो जब जो जीता तो मुनरो जीत गया, इसमें अंग्रेज जीत गया। तो संधि मुनरो के साथ होना चाहिए था ना। संधि जब हुआ इलाहाबाद की संधि इस युद्ध के उपरांत, वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुआ और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। रणजी ट्रॉफी 23-24 के उप विजेता कौन है? तो विदर्भ रहा है, और विजेता कहेंगे तो मुंबई रहा है। मुंबई सबसे अधिक बार 42 टाइम रणजी ट्रॉफी के विजेता है। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में महाराणा रंजीत सिंह के नाम पे करा गया था। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट का फॉर्मेट है जो BCCI द्वारा कराया जाता है। DNA फिंगरप्रिंट के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एलेक जेफरीज को कहा जाता है DNA फिंगरप्रिंट के जनक। DNA के डबल हेलिक्स मॉडल के जन्मदाता किसे कहा जाता है? वाटसन एवं क्रिक को कहा जाता है। लॉन टेनिस खेल में युगल हेतु मैदान की चौड़ाई कितने फीट होती है? तो लॉन टेनिस में अगर डबल जो है खेल रहे हैं तो मैदान का जो वाइड रखी जाती है, चौड़ाई रखी जाती है, ये आपका 36 फीट रखी जाती है। और जो आपका लंबाई होता है, ये चाहे सिंगल गेम हो चाहे डबल गेम हो, दोनों में सेम ही रहता है। राज्य के जो DPSP होते हैं उसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो आर्टिकल 45 में। हालांकि यहाँ पे स्पष्ट नहीं बताया गया है कि 14 वर्ष से कम, यहाँ पे स्कूली शिक्षा की बात होती है ना। तो थोड़ा सा एक लाइन काट देंगे, है ना। कम उम्र के बच्चे, यहाँ इतना खाली काट देंगे। कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा संबंधित बात जो है आर्टिकल 45 में करी गई है। ये तो DPSP में हो गया। मौलिक अधिकार, अब मौलिक अधिकार के तहत आर्टिकल 21A में करा गया है। और मौलिक
कर्तव्य के जो है आर्टिकल 51(a)(k) में किया गया है। तो ये 3 जगह अपनी शिक्षा की बात करी गई है भारतीय संविधान के अंतर्गत। टिकुली लोक कला का संबंध किस राज्य से है? टिकुली ये बिहार का है, बिहार का मैं हूँ तो वहाँ पे मैं भी ये लोक कला सिर्फ बहुत जगह का सिर्फ पढ़ा के समझाता हूँ, इन सब चीज़ों को जीता हूँ, है ना। देखिए टिकुली जो है ना, टिकुली, ये टिकुली बिहार में बिंदी को भी बोला जाता है। जो बिंदी महिलाएं या माता बहन जो चिपकाती है अपने सर के ऊपर, उसे बिंदी को भी टिकुली बोला जाता है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर गोदना, जो आपका टैटू बनवाते हैं उसे गोदना बोला जाता है बिहार के अंदर, है ना। तो ये सब जो है वहाँ का हो जाएगा, वहाँ से बिहार से संबंधित हो जाएगा। सामा चकेवा काफ़ी फेमस है, ये आपका जो है दीपावली और छठ के बीच में होती है सामा चकेवा, जिसमें मिट्टी का मूर्ति बना के, है ना, महिलाएं लोग या फिर बहनें लोग जो है पूजा करते हैं। वो भी भाई से संबंधित त्यौहार है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे बिहार का। मिथिला पेंटिंग बहुत फेमस है, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है। और छठ पूजा तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो भी आपको पता होगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय क्या रखा गया था? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण रखा गया था। प्रत्येक वर्ष आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं आप? 2 फरवरी को मनाया जाता है ना। और इसके तहत जो है हमारे यहाँ पे रामसर जो साइट होते हैं, है ना, रामसर सम्मेलन के तहत अब इंडिया में भी कई सारे रामसर साइट हैं। अब कितने रामसर साइट हो गए इंडिया में? 85 हो गए, 85। सबसे तन्य धातु गोल्ड का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 79 होता है। इसका परमाणु सूत्र जो अब आपका जो सूत्र होता है ये क्या हो जाएगा? AU हो जाएगा, ऑरम कहते हैं इसे, ठीक है। इनके अलावा तन्य मतलब होता है इलास्टिसिटी, मतलब तन्यता, खींचने जाने योग्य, नमनीय कह सकते हैं, है ना, कि भाई पीटने पे टूटे नहीं, मतलब पसरे। तो ऐसा सोना है इसलिए महंगा है। बाद में कि आप जो है अन्य धातु को पीटेंगे तो टूट जाता है। अधातु का गुण होता है भंगुरता और धातु का गुण होता है तन्यता या आघात वर्धन्यता। आघात मतलब होता है प्रहार, वर्धन मतलब बढ़ना, यानी प्रहार करने से फैलना, न कि टूटना। ये सब धातु का गुण है ना। ITCZ जोन भूमध्य रेखा के संदर्भ में कहाँ पाई जाती है? 1000 बार बता चुके हैं। ये भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र है, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। यहाँ पे जो है इसे ITCZ जोन कहते हैं। बंगाल विभाजन किस दिन प्रभावित हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन के समय अंग्रेज कौन थे? कर्जन थे, कर्जन, है ना। बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। काठी सामू मार्शल आर्ट कौन राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है काठी सामू। थांगटा वगैरह मणिपुर में होता है। ये हमारी प्रोडक्ट है ना। अगर आपके रेलवे की एग्जाम चमकाना है तो परीक्षा दर्पण, अगर आपको एग्जाम में सिर्फ मार्क इन्हेंस करना है तो मार्क बूस्टर, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस, SSC इत्यादि, है ना। अगर आपको फाउंडेशन मजबूती देना है तो ये आपका जो है पैरासीटामोल 500, ये पैरासीटामोल 2.0 जिसका नाम मार्क बूस्टर है, ये आपके मार्क बढ़ाने के लिए है। इनके अलावा केरल में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार त्रिशूर पूरम कितने दिनों तक चलती है? 7 दिनों तक। अब स्टार्ट हो रहा है क्लास भाई, ये सब था टेलर, है ना। तो 7 दिन तक चलती है। कितना मिनट चला गया? 12 मिनट। कोई नहीं, है ना, पढ़े ही है ना जी, टाइम पास तो नहीं करे हैं। त्रिशूर पूरम कितने दिनों तक चलती है? 7 दिनों तक। केरल के प्रसिद्ध त्योहार में त्रिशूर पूरम, है ना, प्रमुख है। यह त्योहार मलयाली कैलेंडर के 9th महीने के, है ना, मेडम एक महीना का नाम है, मलयाली कैलेंडर में होता है ना। तो उन्हीं के अनुसार 7 दिनों तक चलती है। यह त्यौहार विशेष रूप से मंदिरों से शुरू होती है। प्रमुख देवता भगवान बडुक्का नाथन, है ना, यानी जो त्रिशूर पूरम में अगर देवता पूछे तो बडुक्का नाथन बताना है। कितने दिन चलना है? 7 दिन चलना है। मलयाली कैलेंडर के कौन महीना में? तो 9वां महीना में चलना है। कहाँ चलती है? मंदिरों में चलती है। कहाँ की है? केरल की है। इसके अलावा केरल के अन्य प्रमुख त्योहार में आएंगे तो ओणम 10 दिनों तक चलती है ना। ओणम में कौन भगवान की पूजा होते हैं? तो वैसे तो भगवान महाबली की पूजा होती है, लेकिन अगर महाबली ऑप्शन में ना हो तो भगवान विष्णु से काम चला लेंगे, ठीक है। तेलंगाना में आयोजित होने वाली मेथाराम यात्रा कितने दिनों तक चलती है? 4 दिनों तक चलती है। ये एशिया की सबसे विशाल जनजातीय जो है मेला है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये एशिया की सबसे विशाल जनजातीय मेला है, ठीक से सुनिए। कुंभ मेला सबसे बड़ी मेला है ना, उसके बाद ये सबसे बड़ी मेला है दूसरा, लेकिन अगर जनजातीय में कहेगा तो फर्स्ट स्थान पे ये रहेगा। कौन सा? मेथाराम यात्रा मेला। कुंभ मेला में जनजातीय थोड़ी है, वहाँ तो हर साधु संत जो भी है सब आते हैं, तो उनको जो है सबसे बड़ा मेला का दर्जा दिया गया है। लेकिन अगर सबसे बड़ी जनजातीय मेला कहेंगे तो मेथाराम यात्रा मेला होगा। अभी कुंभ चल रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ यार नहा लूँ, है ना, पता नहीं अगली बार मौका मिल पाए कि ना मिल पाए। इससे अच्छा मैं भी चल जाके एक दिन नहा लूँ, प्लान बना रहा हूँ। केरल के मकर संक्रांति के अवसर पे मकर विलक्कू अभी हुआ है, परसों तो हुआ है, आज 17-18 तारीख है, तो परसों हुआ मकर विलक्कू, है ना। इसका डेट फिक्स होता है 14-15 जनवरी को। मलयाली नववर्ष
को विशु कहते हैं। ये विशु अप्रैल के महीना में आएगा। इनके अलावा केरल को भारत में मसालों का उद्यान कहा जाता है। प्रसिद्ध साइलेंट वैली केरला में स्थित है। छत्तीसगढ़ में लगने वाली बस्तर दशहरा ये 75 दिनों तक चलती है। तमिलनाडु का पोंगल, बिहार का छठ पूजा, ये दोनों के दोनों 4 दिनों तक चलने वाले प्रमुख त्योहारों में से है। पोंगल जो है अब भी मनाया गया होगा, यानी मकर संक्रांति वाला ही है त्यौहार। इनके अलावा भारत में वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु योग्यता का मापदंड किसके द्वारा तय किया जाता है? देखिए, एक तो वित्त आयोग की जो अध्यक्ष है, इनकी नियुक्ति आपका प्रेसिडेंट साहब करते हैं। आर्टिकल 280 इस प्रकार की चीज़ों करने के लिए जो है छूट देता है, या फिर मतलब ये देता है, उपबंध करता है। तो इनकी जो योग्यता का मानदंड है कि जो भाई वित्त आयोग में अध्यक्ष कौन बनेगा, तो ये संसद तय करता है। ठीक है। केंद्र में अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। अर्ध न्यायिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय पहचानने का तरीका, जिसके लिए संविधान में चर्च किया गया हो, सीधे सीधे आप ध्यान रख लेना, जिसके लिए संविधान में चर्च किया गया हो, आर्टिकल वगैरह अलॉट हो, तो आप समझ लेना कि ये संवैधानिक निकाय है। जैसे नीति आयोग की कहीं भी संविधान में चर्च नहीं है, तो इसीलिए नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं हुए। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा हर 5वें वर्ष में किया जाता है। यह परिस्थिति से पहले भी की जा सकती है, विशेष परिस्थिति में। अर्थात वित्त आयोग अगर आपसे कहेगा कि कितने वर्ष की निकाय है, तो आप कहेंगे 5 वर्ष की निकाय है। ठीक है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य भी होता है। इसका मतलब कि वित्त आयोग में 5 गो सदस्य भी होता है, मतलब 5 गो मेंबर होता है, अध्यक्ष सहित 1+4 के रेशियो में होता है। इनके अलावा इनके योग्यता जो है संसद के द्वारा तय करी जाती है। ये क्वेश्चन का आधार था। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यताओं में किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए, अगर किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है तो ठीक है, या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति कि भाई न्यायाधीश बन सकता है, ऐसा व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसे भारत में लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो, ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र में विशेष ज्ञाता हो, कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करता होगा, तो वो वित्त आयोग में अध्यक्ष या फिर सदस्य बन सकते हैं। वित्त आयोग के प्रमुख कार्यों में संघ राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा, है ना, राष्ट्रपति के सिफारिश से किया जाता है। ये इनका मेन काम में है। इनके अलावा वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं, तो भारत के सबसे बड़े पर्सन राष्ट्रपति साहब को सौंपते हैं। जो कैग होता है ना, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, तो ये भी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। ठीक है। वित्त आयोग की सिफारिश की प्रकृति सिर्फ सलाहकार तक ही सीमित होती है, अर्थात इसे मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होता। यानी वित्त आयोग जो कोई कुछ दिया अपना, है ना, सिफारिश किया, तो इसे मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, भले वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। ठीक है। तो ये जो कुछ गुड बातें हैं आपको जरूर ध्यान रखना है। राज्यों में जो वित्त आयोग का गठन होता है, ये आर्टिकल 243I के अनुसार उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा करी जाती है 5 वर्षों के लिए। भारत का प्रथम बजट जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में पेश किया गया था। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अगला है फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन से देश करेगी? देखिए, फीफा महिला वर्ल्ड कप इससे पहले 2023 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 2023 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर हुआ था फीफा महिला वर्ल्ड कप। ठीक है। अब 4 साल पे होता है, तो अगला कब होगा? 27 में। तो 27 वाला जो महिला वाला होगा ब्राजील में, और 26 में ही पुरुष वाला होगा, क्योंकि पुरुष वाला जो है पिछला 22 में कतर के अंदर हुआ था, जहां विजेता अर्जेंटीना और विजेता फ्रांस रहा था। तो अब अगला जो है पुरुष वाला फीफा, ये 26 में होगा। ये आपका अमेरिका में होगा, मैक्सिको में होगा और कनाडा में होगा। यू लिख दीजिए, यूएसए और मैक्सिको और कनाडा। ठीक है। इनके अलावा अप्रैल 2024 में तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन चीन में किया गया था। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 ये जो है बांग्लादेश में न होके होने वाला था, लेकिन बांग्लादेश में न होके ये कहाँ पे हुआ, है ना, ये कहाँ पे हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, UAE के अंदर हुआ। और यहाँ पे विजेता कौन रहा है? न्यूजीलैंड रहा है। उप विजेता कौन रहा है? साउथ अफ्रीका रहा है। इस बात को समझेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, आ ही रहा है ना। एक तो इसका वेन्यू में चेंजेस किया गया, उसके बाद न्यूजीलैंड इसके विजेता बने हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 जो होने वाला था बांग्ला में, वेन्यू चेंज करके अमीरात में हुआ, और वहाँ पे विजेता न्यूजीलैंड, उप विजेता साउथ अफ्रीका। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, लिख लो। इनके अलावा आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 जो हुआ अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुई, जहाँ विजेता आपका इंडिया रहा, उप विजेता कौन रहा?
साउथ अफ्रीका ही रहा। यहाँ पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे? जसप्रीत बुमराह रहे, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, जसप्रीत बुमराह को। इनके अलावा फीफा पुरुष 2026 ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगी। 2030 का जो फीफा है ये आपका पेरिस, मोरक्को, स्पेन, पुर्तगाल, अर्जेंटीना इत्यादि 6 देशों में कराए जाएंगे। वाह, फीफा 2034 सऊदी अरब में कराए जाएंगे। ये सब बहुत महंगा गेम है, आप नाम से आप इतना ही सुन के आप समझ गए होंगे कितना खर्च होता होगा। जो एक गेम कराने के लिए 6 कंट्री का दौरा करेगा बहुत सारे खिलाड़ी, तो आप समझ सकते हैं कि खरबों रुपए का गेम होगा। इनके अलावा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में आयोजित की गई ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 जो है ये आपका लॉस एंजलिस में होगी। यहाँ पे कौन कौन से नए खेल जोड़े जाएंगे परसों वाले क्लास में बताया था। इनके अलावा 2032 का ब्रिस्बेन में होगा और 2036 का भारत में कराए जाएंगे, लेकिन ये संदेहास्पद लग रहा है। अभी पूर्ण रूप से कहा नहीं जा सकता कि 2036 में इंडिया में ओलंपिक होगा ही होगा, ऐसा कुछ कहीं पे जो है करार नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आसार है। इसलिए नहीं मतलब थोड़ा सा डगमाटा दिख रहा है, क्योंकि इस बार हमारी ओलंपिक में अच्छी स्थिति नहीं रही। हमने मात्र 6 पदक जीता, जिसमें स्वर्ण पदक का खाता भी नहीं खुला था। ठीक है, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 ये 50 ओवर वाला होगा जो भारत में होगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2026 ये आपका मिलान इटली में होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हिमालय का प्रमुख श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी तथा महाभारत श्रेणी हिमालय की किस भाग में स्थित है? आपसे पूछा जाता है ना कि निम्न में से पूर्वी हिमालय का कौन सा भाग है, पश्चिमी हिमालय का कौन सा भाग है, तो वहीं हम चित्त हो जाते हैं, क्योंकि आज तक ने तो सिर्फ हम हिमालय ही पढ़े हैं, माउंट एवरेस्ट ही पढ़े हैं, K2 ही पढ़े हैं और कंचनजंगा ही पढ़े हैं, कुमायूं ही पढ़े हैं, नेपाल ही पढ़े हैं, असम ही पढ़े हैं, पंजाब ही पढ़े हैं। इसके बाद भी क्वेश्चन बनते हैं क्या? है ना, तो बनता है भाई। तो ये मध्य हिमालय का पार्ट है, पीर पंजाल कहिए, धौलाधीर कहिए या फिर महाभारत श्रेणी कहिए। जो हिमालय है मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ से भी 5000 बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि देखिए जो मध्य है ऐसा सुनने में आपको कैसा लगेगा कि ये मिडिल वाला है, मतलब ये छोटा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसी नहीं है। मध्य हिमालय को लघु हिमालय कहा जाता है, शिवालिक को दक्षिणी हिमालय कहा जाता है, ट्रांस हिमालय को परा हिमालय या उत्तरी हिमालय कहा जाता है ना। तो बहुत सारी बात है, बस पढ़ने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है, अलग से लिखेंगे जो बच्चे कंटेंट इत्यादि नहीं लेना है। तो यहाँ से आप जो कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको रात की नींद छीन लेंगे अगर क्वेश्चन आएंगे, तो उसे ज़रूर नोट कर लें। इसकी ऊंचाई 1800 मीटर है, लेकिन 3000 मीटर के बीच होती है, 1800 लेकर के 3000 मीटर के बीच होती है, तथा चौड़ाई 100 किलोमीटर तक हो सकती है। किसकी? मध्य हिमालय या लघु हिमालय की। यह महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है, महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसी श्रेणी के प्रमुख बनिहाल दर्रा स्थित है, जिसमें जवाहर सुरंग स्थित है। लघु हिमालय में, अब ये लघु हिमालय क्या है? यही मध्य हिमालय है ना। लघु हिमालय में ही हिमालय के ढलानों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को बुग्याल या प्यार कहा जाता है। मर्ग भी कहते हैं, मर्ग, गुलमर्ग, है ना, तो मर्ग भी कहते हैं। इनके अलावा पीर पंजाल श्रेणी इस हिमालय की सबसे विस्तृत श्रृंखला है जो कश्मीर में स्थित है। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश के इलाका में है तथा महाभारत श्रेणी नेपाल क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये तीनों के तीनों जो सीरीज है, जो श्रृंखला है, ये आपके लघु हिमालय के पार्ट हो जाएंगे या मध्य हिमालय के पार्ट हो जाएंगे। नवीन हिमालय जो है नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है, न्यूफोल्डेन माउंटेन का उदाहरण है, जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से निर्मित है। जिसमें कौन कौन से प्लेट का अहम रोल है? इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय या बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय है ना, बृहद हिमालय या हिमाद्री, मध्य या लघु हिमालय, शिवालिक यह बाहरी हिमालय। देखिए ट्रांस हिमालय इसे परा हिमालय भी कहते हैं, एक अलग हो गया। बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं इसे, ये दूसरा हो गया। मध्य हिमालय या लघु हिमालय यह तीसरा हो गया। शिवालिक या बाहरी या दक्षिणी हिमालय या नया हिमालय भी इसे कहते हैं। ठीक है, उप हिमालय भी कहते हैं, नया हिमालय भी कहते हैं, दक्षिणी हिमालय भी कहते हैं, सबसे बाद वाला हिमालय भी कहते हैं। किसको? शिवालिक को। ठीक है, तो ये हिमालय के 4 भाग हैं, नदियों के आधार पे कई दफ़ा बता चुके हैं। ट्रांस हिमालय यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? महान हिमालय के उत्तर में स्थित है, तिब्बत वाली भाग में। इस हिमालय में पाए जाने वाली प्रमुख कैलाश श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है लद्दाख,
काराकोरम इत्यादि जो है आपके ट्रांस हिमालय का पार्ट होगा। ट्रांस हिमालय को हम परा हिमालय भी कहते हैं। परा मतलब यहाँ पे दूर से है ना, दूर स्थित हिमालय। इनके अलावा काराकोरम दुनिया की दूसरी सबसे अधिक ऊंचाई वाली पर्वत है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। ये काराकोरम है, इसकी हाइट 8611 मीटर है। सबसे पहला माउंट एवरेस्ट है 8850 मीटर। प्रसिद्ध सियाचिन हिमनद जो नुब्रा घाटी में स्थित है, ट्रांस हिमालय का ही भाग है। नुब्रा घाटी, श्योक घाटी है ना, ये काफी बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंज लाइन के द्वारा बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय को अलग करता है। कौन से लाइन के द्वारा? हिंज लाइन के द्वारा। बृहद हिमालय या हिमाद्री यह कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नमचा बरवा तक विस्तृत है ना। सोच के ही डर लग रहा है। विश्व की अधिकांश ऊंची चोटी इसी हिमालय में स्थित है। किसमें भैया? आपका बृहद हिमालय में, है ना। इनके अलावा इस हिमालय में स्थित कुछ प्रमुख दर्रा जैसे बुर्जिल दर्रा, जोजिला जम्मू कश्मीर, नाथुला, जलैपला सिक्किम, बोमडला बुमला अरुणाचल प्रदेश, थांगला, नीतू, लिपुलेखा उत्तराखंड। तो ये सभी के सभी जो दर्रा है ये आपके किस हिमालय में स्थित है? तो आप कहोगे बृहद हिमालय या हिमाद्री रीजन में। शिवालिक यह हिमालय के सबसे नवीनतम श्रेणी है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 50 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई भी कम है। यह हिमालय या लघु हिमालय या शिवालिक के बीच के क्षेत्र के पूर्वी भाग को द्वार कहा जाता है। एक सेकंड, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, अभी मैंने कहा ना कि मध्य हिमालय, इसे लघु हिमालय भी कहते हैं। तो और शिवालिक, तो मध्य हिमालय और शिवालिक के जो बीच के पूर्वी पार्ट है उसे द्वार कहा जाता है, जैसे हरिद्वार, ठीक है। इनके अलावा वर्ष 2024 तक कश्मीर के उपराज्यपाल कौन थे? आपको सभी को पता होगा कि कश्मीर में बहुत दिनों के बाद चुनाव होने के बाद वहाँ पे जो है उमर अब्दुल्ला सीएम के रूप में चुने जाते हैं। इस प्रकार से आप यूटी में बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी के बाद जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री की जो है आपका पद है, जहाँ पे मुख्यमंत्री पदासीन है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से जो है कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में करंट से बनेंगे, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकती है। 2024 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो ये श्री मनोज सिन्हा साहब हैं। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जो इंडिया में जितने भी हैं सभी के बारे में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आएंगे तो श्री देवेंद्र कुमार जोशी उपराज्यपाल है। यहाँ पे सीएम कोई नहीं होता फिलहाल समय तक। चंडीगढ़ श्री बीपी सिंह है, बदनौर है ना प्रशासक हैं। यहाँ पर भी सीएम कोई नहीं होता, चंडीगढ़ का कोई सीएम नहीं होता है। अब कहीं पे उपराज्यपाल और कहीं पे प्रशासक कहे जाते हैं यूटी में, जो उनके कर्ता धर्ता होते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार मैच करने को आ जाता है, दिल्ली उपराज्यपाल या प्रशासक। तो आपको समझना होगा। दादर और नगर हवेली, दमन और दीव श्री प्रफुल्ल पटेल यहाँ भी प्रशासक कहलाते हैं। ये मुख्यमंत्री है श्री विनय कुमार सक्सेना, ये उपराज्यपाल साहब हैं दिल्ली के, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जम्मू कश्मीर के श्री उमर अब्दुल्ला साहब हैं आपके क्या मुख्यमंत्री, और श्री मनोज है ना सिन्हा साहब हैं क्या उपराज्यपाल, ठीक है। लक्षद्वीप श्री प्रफुल्ल पटेल ये प्रशासक हैं। लक्षद्वीप श्री प्रफुल्ल पटेल ये प्रशासक हैं। पुडुचेरी एन रंगास्वामी, डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन उपराज्यपाल हैं। लद्दाख श्री राधा कृष्ण माथुर उपराज्यपाल हैं। तो ये आपको जो है यूटी के आपका मुख्यमंत्री और जहाँ भी राज्यपाल या प्रशासक होते हैं उनके बारे में मैंने 8 का बताने का काम किया। ये अच्छे से याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इनके अलावा जो मंत्रिमंडल है वहाँ से भी याद रखिएगा। मंत्रिमंडल में भी वैसा क्वेश्चन आपको याद रखना है जिसकी जो है ना पोर्टफोलियो बदला गया हो, यानी पिछली बार पंचायती राज मंत्री थे, इस बार जो है कपड़ा मंत्री बन गए। तो ऐसे पर्सन को जरूर ध्यान रखें, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पनीर, अंजीर, गाजर, कोलाड ग्रीस में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो गाजर कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है इनमें से, बाद बाकी सभी के सभी में कैल्शियम पाए जाएंगे। पनीर, अंजीर इत्यादि कैल्शियम का समृद्ध स्रोत होते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु तत्व कैल्शियम होता है, इन्हें ध्यान रखेंगे। और खाली तत्व कहेगा तो ऑक्सीजन होता है, खाली तत्व कहेगा तो ऑक्सीजन होता है। धातु तत्व का इसीलिए कैल्शियम होता है। कैल्शियम की कमी से हड्डी संबंधित रोग होती है। हड्डियों की बनावट कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती है ना। इनके अलावा हड्डी संबंधित रोग विटामिन डी के कमी के कारण भी होती है। विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स इत्यादि होती है। रक्त के थक्का जमने में मदद करने वाली विटामिन के है। विटामिन बी 12 को साइना कोबालमिन भी कहा जाता है।
इसमें कोबाल्ट धातु की उपस्थिति पाई जाती है। इसके कमी से अनीमिया, रक्त अल्पता रोग होती है। विटामिन ए आँख के लिए अच्छा होता है। इसके कमी से आँख के जो भी रोग होंगे, ग्लूकोमा, ट्रकोमा, मोतियाबिंद, रतौंधी, जीरोप्थेलेमिया, ये सभी आँख के रोग हैं और ये विटामिन ए के कमी के कारण हो सकती है। पेलाग्रा बीमारी, यह नियासिन अर्थात विटामिन B3 है ना के कमी से होती है, जिसे निकोटेनिक अम्ल भी कहा जाता है। जल में घुलनशील विटामिन एक को छोड़ो, दो पकड़ो, यानी पहला ए छोड़ दो, बी और सी पकड़ लो। तो बी और सी जल में घुलनशील है। बाद में कि जो भी आपके विटामिन हैं ये आपका फैट सोलुबल है। इनके अलावा विटामिन ए एक प्रकार का क्या है, कार्बनिक यौगिक है। यह मानव शरीर में ऊर्जा देने का काम तो नहीं करती, परंतु शरीर में अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। विटामिन सी शब्द की खोज 1911 में फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। हाल में ही सुनील छेत्री, भारतीय फुटबॉलर, ने संन्यास की घोषणा की है। वह अंतर्राष्ट्रीय गोल करने के मामले में विश्व में किस नंबर पे है, तो चौथा नंबर पे है। अब ये भी एक्टिव नहीं रहे क्योंकि संन्यास ले लिए हैं। तो एक्टिव खिलाड़ी इससे पहले 2 ही हैं, है ना, जो और भी गोल को बढ़ा सकते हैं। इनके आसपास जल्दी कोई है नहीं, चौथा नंबर ये पे काबिज रहेंगे काफ़ी दिनों तक। सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम है, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इन्होंने 128 गोल का रैंक में प्रथम स्थान पे है। इन्होंने, देखिए, घरेलू की बात नहीं हो रही है, ये इंटरनेशनल गोल की बात हो रही है। घरेलू की बात करेंगे तो फिर बहुत लोग हैं, है ना। दूसरे स्थान पे ईरान के अली दे हैं, जिन्होंने 108 गोल। तीसरे स्थान पे लियोनल मेसी है, जिन्होंने 106 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं अब तक। इनके अलावा चौथे स्थान पे भारतीय पेशेवर फुटबॉलर, है ना, आपका जो है सुनील छेत्री साहब है, जो 94 गोल किए हैं, ठीक है, जो क्रमांक में चौथे स्थान पे, तथा 150 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है इन्होंने खेले हैं, है ना। सुनील छेत्री को वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इससे पहले 2013 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था और 2019 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री भी दिया गया था। ये तेलंगाना के रहने वाले हैं। सुनील छेत्री अपनी आखिरी मैच कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में कुवैत के खिलाफ खेल लिए हैं, जहां पे उनके द्वारा कोई भी गोल नहीं किया गया। इनके अलावा असम में प्रथम महिला क्रिकेटर उमा छेत्री, जिन्हें भारतीय महिला टीम में जगह मिली है ना। भारत के कुछ प्रमुख फुटबॉल खिलाड़ी जैसे बाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री, विपिन सिंह, रोशन सिंह, मनीषा कल्याण इत्यादि, ये सब क्या है, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 23 जून 1937 को दिल्ली में हुआ था। अध्यक्ष है कल्याण चौबे। भारत में प्राचीन भाषा संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था, तो 2005 में। सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में तमिल भाषा को दिया गया था, तत्पश्चात संस्कृत को 2005 में दिया गया था। भारत में सितंबर 2024 तक 6 शास्त्रीय भाषा था, है ना। सबसे पहले तमिल 2024-4 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 8 में, तेलुगु 8 में, मलयालम 13 में और ओडिसी 14 में। तो ये थी प्राचीन बात। लेकिन अभी जो है 5-11 तो मतलब 5 भाषा को और शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया। अक्टूबर 2024 में 5 भाषा को और शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे गया। ये हो गया भाई मराठी, ये हो गया पाली, ये हो गया प्राकृत, ये हो गया असमिया और ये हो गया बंगला। तो ये 5 भाषा और ऐड हो गए, 6 पहले से थे, तो कितने हो गए, अब 11 जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है 11 भाषा को इंडिया में। केंद्रीय भाषा संस्थान का मुख्यालय मैसूर कर्नाटक के अंदर है। हाल में ही केरल के चकलिया समुदाय में प्रचलित भाषा मधिका, ये भाषा है मधिका भाषा, ये विलुप्त होने के कगार पर है। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि मधिका भाषा किस राज्य में बोले जाते हैं, तो आप कहेंगे केरल में। इनके अलावा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक अनुमान के मुताबिक लगभग 400 भाषा आगामी 50 वर्षों में खतरे में आ जाएगा। देखिए भारत जो है विविधता से भरे हुए देश है। यहाँ पे हर 10 किलोमीटर के बाद बोलने का टोन जो है बदल जाता है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे सोचिए 400 भाषा विलुप्त हो जाएंगे आगामी 50 वर्ष में। मतलब कितने भाषा बोले जाते होंगे इंडिया में। हम लोग एक से अधिक भाषा जान लेते हैं तो अपने आप को कवि समझने लगते हैं। इनके अलावा दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा इंग्लिश है, तत्पश्चात चाइना का मंदारिन है। इंडिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, तत्पश्चात बंगाली और तीसरे स्थान पे मराठी है। पड़ोसी देश में मराठी भाषा का जो ये तीसरा स्थान आप देख रहे हैं, इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि मराठी भाषा देखिए महाराष्ट्र में तो बोले ही जाते हैं, है ना, ये आपके गुजरात में तो बोले ही जाते हैं, ये आपके गोवा में बोले ही जाते हैं, ये आपके एमपी के कुछ रीजन में बोले ही जाते हैं, जो भी महाराष्ट्र के किनारे वाले प्रदेश हैं, है ना। तो इसीलिए ये जो है तीसरा दायरा रखता है यहाँ पे जो है बोले जाने में। और हिंदी तो देश के कोने कोने में बोले जाते हैं, पूर्वोत्तर भारत के कुछ जगह
छोड़ के और साउथ इंडिया को कुछ जगह पे छोड़ के, है ना। इनके अलावा पड़ोसी देश में जो अपनी भाषा है इनको देख लेते हैं। तो पड़ोसी भाषा इस प्रकार से है, श्रीलंका का सिंहली या आपका जो है तमिलनाडु के पास होने के कारण तमिल भी बोली जाती है। अफगानिस्तान का दारी या पश्तो बोले जाते हैं। नेपाल में नेपाली। नेपाल से एक क्वेश्चन पिछला CGL प्रे 2024 में आया था कि भाई इंडिया के बाद दुनिया में कौन से कंट्री में सबसे अधिक हिंदू जाति निवास करते हैं, तो नेपाल होता है आंसर। बर्मा में बर्मी, मालदीव में दिवेही, चीन में चीनी, भूटान में जोंगखा और बांग्लादेश का भाषा जो है बांग्ला है। इनके अलावा भाषाई आधार पर निर्मित प्रथम भारतीय राज्य कौन है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश है। हाल में ही आंध्र प्रदेश जातिगत जनगणना कराने वाला देश का सेकेंड स्टेट बना है। पहला कौन बना था? बिहार। कौन बना था? बिहार। इनके अलावा नॉन स्टिक बर्तन में प्रयुक्त होने वाले टेफ्लॉन किसका बहुलक होता है, तो टेट्रा फ्लोरोएथेन का बहुलक होता है टेफ्लॉन। बहुलक क्या होता है आप सभी जानते हैं। टेफ्लॉन का प्रयोग नॉन स्टिक बर्तनों में किया जाता है। यह थर्मोप्लास्टिक या उष्मीय प्लास्टिक का उदाहरण है। यह अदहनशील पदार्थ है। इस पर किसी भी प्रकार की अम्ल या क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। टेफ्लॉन में कोई भी अम्ल कहिए चाहे क्षार कहिए, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और जलता भी नहीं है, इसीलिए इसे नॉन स्टिक बर्तन में इस्तेमाल किया जाता है। PVC सबसे पहले पूछा जाता है कि PVC किसके बहुलक होते हैं, तो आप कहेंगे विनाइल क्लोराइड के, क्योंकि इसका नाम है पॉली विनाइल क्लोराइड और पॉली माने होता है बहुत सारा, तो ये विनाइल क्लोराइड के बहुलक हो जाएंगे, है ना। ये पाइप बनाने में, ऑटोमोबाइल उद्योग इत्यादि में जो है उसमें प्लास्टिक का यह उदाहरण है, इसका इस्तेमाल करी जाती है। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। इसका उपयोग बोतल, खिलौना, बैग इत्यादि बनाने में करे जाते हैं। उष्मीय प्लास्टिक भौतिक परिवर्तन दर्शाता है, जबकि ताप दृढ़ प्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है। इसका प्रमुख उदाहरण बेकेलाइट है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि ये क्या होता है। जैसे दूध का जमना, दही का जमना, माफ कीजिएगा, दूध का जमना मतलब दही बनना, है ना। दही बनना ये कैसा परिवर्तन है? दही बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दही से आप फिर दूध नहीं बना सकते हो, और जो चीज एक बार अपनी शकल सूरत बदल लेने के बाद पुनः प्रारंभिक स्थिति में ना आ पाए उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और जो चीज एक बार अपने शकल सूरत बदल लेने के बाद फिर से प्रारंभिक स्थिति में आ पाए उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल का जमना, जल जम जाएगा, बर्फ बनेगा, अब बर्फ पिघलेगा तो फिर पानिया न बन जाएगा, तो मतलब एक बार शकल बदल लिया लेकिन फिर से जो है प्रारंभिक स्थिति में लौटने यानी फर्स्ट स्टेज में आने की जो है क्षमता है ना, तो इसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और जो न आ पाए उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कौन से प्लास्टिक को आप रिसाइकल कर सकते हो, तो देखिए यहाँ पे उसमें प्लास्टिक ये भौतिक परिवर्तन दर्शाता है, मतलब ये पूर्णतः फिर से अपनी स्थिति में वापस आ सकता है, मतलब इसको जो है आप रिसाइकल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो थर्मोसेटिंग है या ताप दृढ़ है, इसमें कौन सा परिवर्तन होता है, तो रासायनिक परिवर्तन होता है, अर्थात यह एक बार कोई आकार लेने के बाद फिर से जो है काम में नहीं लाया जा सकता, मतलब वो जो है फिर से नहीं गला के दूसरा चीज नहीं बनेगा। इनके अलावा सेलुलोज प्राकृतिक रेशा होते हैं, जबकि नायलॉन क्या है, पॉलिएस्टर, रेयॉन इत्यादि सिंथेटिक रेशा का उदाहरण है। लाह को प्राकृतिक प्लास्टिक कहा जाता है, लाह है ना, चूड़ी बनता है इसके। प्रसिद्ध भूतों का मंदिर कहाँ पे है, ये हरियाणा में है भूतों का मंदिर, है ना। हरियाणा के अन्य प्रमुख मंदिर में आएंगे थानेश्वर महादेव मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, द्रौपदी घाट मंदिर, लकड़हारा मंदिर, एटलस मंदिर, ये सब कहाँ पे है, ये हरियाणा के अंदर है। स्वर्ण मंदिर ये अमृतसर पंजाब के अंदर है ना। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले मंदिर है और सिख धर्म में सबसे बड़ी जो है आप कह सकते हैं कि स्थल है। इनके अलावा प्रसिद्ध हिडिंबा देवी का मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, चिंतपूर्णी देवी का मंदिर, ये सभी के सभी हिमाचल प्रदेश में है। खीर भवानी मंदिर ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। किराडू मंदिर, तनोट राज मंदिर, है ना, करनी माता मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, ये सभी के सभी राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर एक और मंदिर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मामा भांजा मंदिर, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मामा भांजा मंदिर जो है ये राजस्थान में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है, तो जैसा आपके ऑप्शन रहे वैसा आपको आंसर लगाना है, छत्तीसगढ़ है कि राजस्थान। सास बहू मंदिर, अन्नपूर्णा देवी मंदिर, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, अब महाकालेश्वर से आप पकड़ लिए होंगे कि उज्जैन है ना, मतलब मध्य प्रदेश, तो ये मध्य प्रदेश में है। ओमकारेश्वर मंदिर, राम राजा मंदिर भी लिख लीजिएगा, राम राजा मंदिर, पीताम्बरा मंदिर, ये सभी के सभी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है। सतना मैहर वाली माता का मंदिर, है ना। प्रेम मंदिर
काशी विश्वनाथ मंदिर पकड़ लिए होंगे, तो ये उत्तर प्रदेश में है, भीतरगांव का मंदिर है ना। इनके अलावा हाल में ही चर्चा का विषय रहा अशदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो ये इजराइल में है। अशदोद बंदरगाह इजराइल में है, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है, सितवे बंदरगाह म्यांमार में है, हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में है, चाबहार बंदरगाह ईरान में है ना। तो ये कुछ अपनी पड़ोसियों का बंदरगाह है ना, ये आए दिन खोज खबर में आता रहता है। जैसे पाकिस्तान वगैरह आते रहते हैं कि दूसरे को लीज पे दे देता है, और हमारा जो है और भी आने का खोज खबर में, इसलिए क्योंकि हम बहुत सारे बंदरगाह को संचालित करते हैं। ठीक है, तो अपने पड़ोसी का जो बंदरगाह है उन पे भी नज़र रखना है आपको। भारत में सबसे पुरानी कृत्रिम बंदरगाह ये चेन्नई के अंदर है, और लेकिन भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम बंदरगाह कहेगा तो ये बम्बई के अंदर है, JNPT। ठीक है, इनके अलावा भारत में महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक बंदरगाह है। इनके अलावा भारत के सभी विशाल बंदरगाह अरब सागर में तथा बंगाल के खाड़ी के किनारे स्थित है। और अगर अरब सागर में है तो पश्चिमी किनारा, अगर बंगाल के खाड़ी में है तो पूर्व तटीय बंदरगाह कहा जाता है। विशाखापत्तनम भारत की सबसे गहरी लैंडलॉक्ड बंदरगाह का उदाहरण है। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह है। इसके अलावा 200 से अधिक छोटे छोटे बंदरगाह है। मुंद्रा पोर्ट कहाँ पे है, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। मुंद्रा पोर्ट कहाँ पे है, मुंद्रा पोर्ट कहाँ पे है, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 दिया गया, तो पावलरी सुब्बा राव को जो है ना आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1992 में करी गई थी। आर्यभट्ट अप्रैल 1975 में लॉन्च किए गए पहले भारतीय उपग्रह का नाम है, यह ध्यान रखेंगे, आर्यभट्ट है ना। इनके अलावा वर्ष 2024 का टॉयलर पुरस्कार जोहान रॉक स्ट्रॉन्ग को दिया गया है ना। यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। टॉयलर पुरस्कार जो है पर्यावरण के क्षेत्र में। वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार मिशेल टेला ग्रैंड को दिया गया है, और एबेल पुरस्कार जो है ये मैथमेटिक्स समझ के लिए दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ये एक मेजर पुरस्कार है। और अभी आपको नोबेल जो है 24 के लिए नहीं 23 वाला ही याद रखना है। मैंने 23 और 24 दोनों भी अपने क्लासेस के अंदर आपको बता दिया है। हाँ भैया, है ना। जो अगर आप कंटेंट लेते हैं तो उनका टॉपिक बैच भी जरूर देखा कीजिए। टॉपिक बैच भी काम के चीज़ रहते हैं, और जो टॉपिक बैच में रहते हैं वो शायद मैं क्लास में नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा यह मानना है कि मैं एक ही चीज़ को 5 बार नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, आपकी टाइम भी इससे किल होती है ना। इसीलिए जो चीज़ टॉपिक बैच में रहेंगे वो अलग से तो है ही है, तो हम जब आपको दे ही देते हैं तो पढ़िए ना भाई। ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2024 के लिए कुल 18 वैज्ञानिक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। ये जो विज्ञान वाला पुरस्कार होते हैं अपने यहाँ पे कई सारे कैडर है। विज्ञान रत्न है, विज्ञान श्री है, विज्ञान युवा है। तो जो विज्ञान युवा होता है ना वही शांति श्री भटनागर पुरस्कार है। ठीक है, तो जो 2024 के लिए 18 वैज्ञानिक को दिया गया है। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया है। ये जैव वैज्ञानिक हैं, इन्हें दिया गया है। वर्ष 2024 के लिए 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इनके अलावा शास्त्रीय नृत्य के किस नृत्य शैली में मुखौटा नृत्य जुड़ी हुई है जो अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख है, तो ये कथकली है ना। एक सेकंड, शास्त्रीय नृत्य के किस नृत्य शैली में मुखौटा नृत्य जुड़ी हुई है जो अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख है, जो अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे इनको लिखो बाहर, काटो भाई, यहाँ पे केरल लिख देना यार, केरल है ना, केरल। शास्त्रीय नृत्य के किस नृत्य शैली से मुखौटा नृत्य जुड़ी हुई। अच्छा, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो मुखौटा नृत्य है जो अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख है, तो ये शास्त्रीय नृत्य के किस नृत्य में भाई इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है, तो कथकली में। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर दोनों है ना। ठीक है भैया, है ना। जो मुखौटा नृत्य है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है, और कथकली जो नृत्य विद्या है जो आपका क्लासिकल डांस है वहाँ पे भी मुखौटा या स्वांग का इस्तेमाल करी जाती है। ये दोनों की समानता से ही मैंने क्वेश्चन को क्रिएट किया है। कथकली एकमात्र दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो देवदासी परंपरा से निर्मित नहीं है। ध्यान रखेंगे, निर्मित नहीं है। बाद में की जो दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य है ये है भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, और एक क्या है कुचिपुड़ी। ये तीनों के तीनों आपके क्या हो जाएगा, देवदासी परंपरा से निर्मित नृत्य है, लेकिन कथकली नहीं है। ठीक है, इनके अलावा मुखौटा नृत्य को युद्ध नृत्य भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य नृत्य में आएंगे तो पोपीर डांस है ना, बर्डो छम काफ़ी पूछे जाते हैं, बुइया डांस, ये सब अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश में त्यौहार की बात करेंगे मोपीन,
सोलुंग, लोसार, ड्री ये सब अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख त्योहारों में है। भामा कल्पम नट्टिका जो है ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है उनसे जुड़ी हुई विद्या है। जोगई और चोलाम जो है ये मणिपुरी नृत्य के दो पार्ट है, एक मेल वर्जन एक फीमेल वर्जन। मोहिनी अट्टम को जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है, इसमें भगवान विष्णु की आराधना और केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है, सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है। भरतनाट्यम को सादिरट्टम, अग्नि नृत्य या फिर एकाहार भी कहा जाता है, एकाहार भी कहा जाता है। एमाइन समूह का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए मैंने फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ा दिया है। यहाँ पे एमाइन का रासायनिक सूत्र होता है NH2, है ना, NH2, है ना। कोई भी फंक्शनल ग्रुप किस में ऐड होता है? तो R में ऐड होता है। और R क्या होता है? R क्या होता है? R में आपका ऐड होगा क्या? फंक्शनल ग्रुप FG ऐड होगा। ये R क्या होता है? R को मैंने आपको बताया है कि जो एल्केन का सूत्र होता है उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद जो अवशेष बचता है उसे हम R से डिनोट करते हैं। जैसे है ना CH4, ये है मीथेन, एक हाइड्रोजन घटा दिए, क्या बचा? CH3, ठीक है। तो ये CH3 में हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ देंगे, OH जोड़ देते हैं मान लो, तो मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद है ना ये आपका मिथाइल एल्कोहल कहलाएगा, ठीक है भाई। OH होता है एल्कोहल का, देखिए पहले क्या है एल्कोहल ग्रुप है, OH होता है एल्कोहल का, तो मिथाइल एल्कोहल कहलाएगा। जैसे आप पहला ऑप्शन देख भी रहे हैं ये मिथाइल एल्कोहल का उदाहरण है। दूसरा है इथाइल एल्कोहल, क्योंकि ये इथेन से निकाला गया है। इथेन का क्या होता है? C2H6 होता है। ये कैसे बनता है? तो एल्केन का सूत्र से CnH2n+2 में जब आप n का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा इथेन, और इसमें से हम एक हाइड्रोजन रिमूव करके आप फंक्शनल ग्रुप OH लगा दिए तो हो गया इथाइल एल्कोहल, ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। ये है आपका भैया, है ना, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। इससे क्वेश्चन रेलवे हो चाहे सेलवे हो हर जगह आता रहता है। चलिए अगला है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया था? मतलब किस आंदोलन के दौरान ना स्वराज का नारा दिया था? तो ये है आपका असहयोग आंदोलन, इसमें स्वराज का नारा दिया गया था। 1894 में नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने अफ्रीका के अंदर किए थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिनिक्स फार्म और टॉल्स्टॉय फार्म ये दोनों से कौन जुड़े रहे थे? और दोनों के दोनों जो घटना है ये अफ्रीका का है, तो गांधी जी रहे थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने 1905 ईस्वी में भारतीय सेवक संघ की स्थापना भी की थी। असहयोग आंदोलन गांधी जी का जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद इंडिया में देश स्तर पे पहला बड़ा आंदोलन था। क्षेत्रीय स्तर पे पहला आंदोलन दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद चंपारण सत्याग्रह 1917 था। तो 1920 पहले आएगा कि 1917? तो 1917 पहले आएगा। तो अगर ये आपसे पूछे कि गांधी जी के अफ्रीका से लौटने के बाद पहला आंदोलन कौन सा था, तो चंपारण आंसर होगा। पहला क्षेत्रीय आंदोलन कौन था, तो भी आपका चंपारण होगा। लेकिन अगर पार्टिकुलर ये पूछे कि पहला देश स्तर का आंदोलन कौन सा था गांधी जी का आफ्टर, है ना, रिटर्निंग ऑफ अफ्रीका, तो आप कहेंगे असहयोग आंदोलन। इनके अलावा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कोलकाता अधिवेशन 1920 में रखा गया था, लेकिन पूर्ण रूप से यह पारित हुआ 1920 के ही कांग्रेस का अधिवेशन जो नागपुर में हुआ था वहां पर। असहयोग आंदोलन में भारत के सभी समुदाय का साथ मिला था। इस आंदोलन को 1922 में घटित प्रमुख घटना चौरा चौरी हत्याकांड के कारण स्थगित फिर बाद में बंद कर दिया गया। असहयोग आंदोलन में सक्रिय रोल निभाने वाले कुछ नेता जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास इत्यादि। इनके अलावा महिला में आसफ अली, है ना, और भी बहुत सारे महिला बताए हैं। इनके अलावा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1927 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की। ये गलत है भाई, 1927 ना भाई, 1923 कर लियो, 1923 कर लियो, 1923 में किए थे स्वराज पार्टी की स्थापना, 1927 नहीं। इनके अलावा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन में दांडी मार्च 1930, है ना। इसके अलावा अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था, जहां से हमने अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में डू और डाई का नारा जो है दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, डू और डाई का नारा सही है। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ अरुणा आसफ अली इत्यादि भाग लेते। एक सेकंड, कहीं तो मैंने गलती किया है ऊपर में, एक सेकंड बउआ, एक सेकंड। हाँ, ये जो मैंने कहा ना कि असहयोग आंदोलन में मैंने कुछ महिलाओं का भी नाम लिया था, जो गलत हो जाएगा। असहयोग आंदोलन में नहीं, वो भारत छोड़ो आंदोलन में था, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे हमने गलत बता दिया था, है ना। गांधी सागर जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में संजय नेशनल पार्क है, लेकिन संजय गांधी नेशनल पार्क कहेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़,
कूनो, जहाँ से चीता को नामिबिया से ला के रखा गया था, सांची का स्तूप, भीमबेटका का स्तूप, बाघ गुफा, अमरकंटक की चोटी, सतपुरा रेंज, ये सभी के सभी आपके मध्य प्रदेश में है ना। इनके अलावा भरहूत स्तूप भी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। देश के सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। पुष्पगिरी वन्यविहारण ये कर्नाटक में है। अचानकमार वन्यविहारण ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यविहारण ये उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित है ना। इनके अलावा चंदौली राष्ट्रीय उद्यान भी है एक, ये आपका कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है, गोरुमारा। इसके अलावा नवंबर 2024 में हाल में ही छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमर पिंगला है ना, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला वन्यजीवारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। तो ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, गुरु घासीदास है ना, ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ में है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान यह गुजरात में है। चिलचिला वन्यजीवारण्य ये हरियाणा के अंदर स्थित है। वर्ष 2024 के फ्रेंच ओपन बैडमिंटन, ये देखिए टेनिस नहीं है, बैडमिंटन है। युगल का खिताब किसने जीता पुरुष में, तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी है ना, जो पिछला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के विनर भी थे। 2024 के लिए 4 जनों को दिया जाएगा, मनु भाकर भी शामिल है उसमें। वर्ष 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन्हीं दोनों को दिया गया था। इससे पहले साईराज और चिराग शेट्टी 2022 में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पुरुष युगल का खिताब जीत चुके हैं, ठीक है। इनके अलावा जो आपका विंबलडन है, अभी विंबलडन चर्चा में रहेगा क्योंकि विंबलडन थर्ड होता है किसी भी साल में, थर्ड क्रम है इसका। जो आपका टेनिस का बड़ा इवेंट है उसमें सबसे पहले आपका जो है क्या होता है भाई, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर होता है आपका फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर होती है अमेरिकी ओपन। तो अमेरिकी ओपन कम पूछा जाएगा क्योंकि आपका एग्जाम जनवरी में हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपका विंबलडन काफ़ी पूछे जाएंगे। तो विंबलडन 2024 की यहाँ पे लिस्ट है। पुरुष एकल में बात करेंगे तो आपका जो हो जाएगा कार्लस अल्कारेज स्पेन के हैं है ना, और उपविजेता रहे नोवाक जोकोविच सर्बिया के। महिला एकल में बारबोरा क्रिसिकोवा, ये जो है इनका पहला विंबलडन है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा, और उपविजेता जैस्मिन पोलोनी है ना। अब यहाँ से आजकल एग्जामिनर एक ट्रेंड निकाला है कि कौन से खेल में कौन से ट्रॉफी दिए जाते हैं। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि जो विंबलडन के पुरुष एकल में दिया जाता है ट्रॉफी, मिस्टर जेंटलमैन ट्रॉफी दिया जाता है, अर्थात सज्जन एकल ट्रॉफी, जेंटलमैन सिंगल ट्रॉफी कह सकते हैं उसका अंग्रेजी में है ना, ये दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपके आईसीसी जो देते हैं है ना, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए गारफील्ड अवार्ड सोबर्स है ना। इसके अलावा जो महिला में दिए जाते हैं रिचेल फ्लिंट अवार्ड, आईसीसी जो आप सेलेक्ट करती है महिला को साल भर में सबसे बेस्ट खिलाड़ी के रूप में, तो उनको इसी प्रकार से यहाँ पे मैं बताना चाह रहा है कि मिस्टर जेंटलमैन सिंगल पुरस्कार दिया जाता है विंबलडन के एकल विजेता को। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के विजेता कौन है, यानिक साइनर और इटली के हैं, और महिला में आरेना सबलेंका। 2024 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के विजेता जोनाथन क्रिस्टी हैं। यह प्रतियोगिता चीन में आयोजित किया गए थे। 2024 में जो वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप है उसके विजेता डी गुकेश है, और ये जो आपका उपविजेता रहा था डिंग लिरेन रहा था। इनके अलावा अशोक के कार्यकाल में साम्राज्य के न्याय कार्य करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था, रज्जुक। अशोक मौर्य वंश के प्रमुख शासक हैं। इन्होंने गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध में भाग लिया था तथा विजय प्राप्त किया था। कलिंग जो है मौर्य वंश में मिलने के बाद 5 प्रांत हो गए थे। अशोक के शिलालेख है ना के जो आपका के मुताबिक कलिंग युद्ध के समय वहाँ का शासक नंदराज था, ठीक है। अशोक ने कलिंग युद्ध के उपरांत धर्म को अपना लिया, यानी बौद्ध धर्म को अपना लिया, और इनकी दीक्षा जो है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से लिए थे, ठीक है। इन्होंने क्या क्या बनवाए, इनका सबसे पहले एक नाम है जो काफ़ी बार पूछा जाता है, देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है अशोक को। सांची का स्तूप, बराबर का गुफा है ना, तृतीय बौद्ध संगति इन्हीं के काल में हुआ। शिलालेखों का प्रचलन भी इन्होंने ही करवाया। अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप को मिला था। अशोक के समय टैक्स निर्धारण करने वाले अधिकर्ता को समाहर्ता कहा जाता था। राजकोषीय कोषागार का संरक्षक सन्निधाता कहलाते थे। दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश, व्यवहारिक तथा फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। तो ये वो 4 अधिकारी है जिनको अलग अलग काम सौंपे गए थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जबकि अंतिम शासक बृहद्रथ हुआ करता था। निर्मला मेहता का संबंध किस नृत्य से है, मणिपुरी से। मैंने आपको मणिपुरी नृत्य के बारे में, चाहे कोई सा भी शास्त्रीय नृत्य इत्यादि हो, तो आप टॉपिक वाइज में जाके वहाँ से देख लेंगे, आपको जो है A to Z जानकारी मिलेंगे नृत्य के बारे में। तो हम सीधे यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि भैया अगर आपको नृत्य इत्यादि या फिर जो भी टॉपिक वाइज की चीज़ है अगर कभी आ जाए आपकी क्लास में, तो उनके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए उन्हें एक बार याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। वर्तमान में 8 गो शास्त्रीय नृत्य है ना। छऊ जो है ये हाफ क्लासिकल डांस है,
है, पूर्ण रूप से नहीं है, इसीलिए हम 8 ही कहेंगे। सही सुन रहे हैं आप। और आधुनिक नृत्य का जनक इंडिया में उदय शंकर को कहा जाता है। उदय शंकर जो है ये फ्यूजन शैली के नृत्य के जन्मदाता हैं, फ्यूजन। ठीक है। अन्य भाग्य योजना कौन राज्य के द्वारा चलाया जाता है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक के अन्य प्रमुख योजना में गृह लक्ष्मी योजना काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि महिला से संबंधित है। इनके अलावा शक्ति योजना, ये भी महिलाएं से संबंधित है। कर्नाटक के अंदर निःशुल्क जो है आपका बस यात्रा होता है। अबुआ आवास योजना ये झारखंड राज्य से संबंधित है। मितान योजना छत्तीसगढ़ राज्य में चलाया गया है। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना उत्तर प्रदेश में, सुमंगला वगैरह है ना, पंचामृत वगैरह है ना। इनके अलावा आसरा पेंशन योजना तेलंगाना में चलाया जाता है। गृह आधार योजना गोवा में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु चलाया जाता है ना। तो दोस्तों ये थे आज के अंतिम क्वेश्चन और आंसर। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हमारे कोई सा भी कंटेंट चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग कमेंट करके व्हाट्सएप मैसेज करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं, है ना। जय हिंद दोस्तों।